नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम संस्कृत वीडियो के साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित भी वीडियो की एक सीरीज जो कि पूरा संपूर्ण कोर्स है, किसी भी शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा और किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्ध होने वाला है, ऐसे हम आशा करते हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इससे पहले आपने शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका और शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका के साथ साथ अभिवृत्ति, वृद्धि, विकास और बालकों के विकास से संबंधित और उनकी अवस्थाओं से संबंधित जो 4 वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, संस्कृत भी एक जो भाषा है फर्स्ट और सेकंड उसमें अनिवार्य रूप से रखी जाती है, तो उसका सिलेबस भी हम इस चैनल पे जो है पूरा लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को और अन्य वीडियो को भी अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो आइए बिना समय गवाए हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हमने बालकों की शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पे पूरी तरीके से चर्चा कर ली, उनके सिद्धांतों को समझ लिया है, किस किस विद्वान ने उनके संबंध में कौन कौन से कथन कहे हैं, हम उनसे संबंधित भी जानकारी ले चुके हैं। आज हम विकास के सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं अलग अलग विचारकों के साथ। ये भाग 1 के रूप में है। 2 विचारकों को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, वाइगोत्स्की और ग्रेगसन और लॉरेंस। हम इन तीनों विद्वानों के बारे में जानकारी अगले वीडियो में लेंगे। आज फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक और मनोलैंगिक जो सिद्धांत है और जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, हम इन दोनों विद्वानों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए हुए आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, यहाँ से किसी भी आप कोई सा भी एग्ज़ाम का पेपर उठा करके देख लीजिए, यहाँ से ज़रूर से 1 और 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है। सिगमंड फ्राइड के बारे में जो लिबिडो का जो सिद्धांत है, जिसका हमने पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी, उसमें भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी और आज हम इसको विस्तृत तरीके से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं विकास के सिद्धांतों में सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, हम इन पर चर्चा करेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्राइड। ये वियना, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई है। ध्यान रखें, सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाओं के बारे में बताया है। पहला बताया है चेतन मन, जो कि 1/10 भाग होता है। ये मस्तिष्क की जागृत अवस्था कहलाती है। ये मस्तिष्क की जागृत अवस्था कहलाती है। दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया 9/10 भाग, जिसे हम कहते हैं अचेतन मन। कटु अनुभूतियों, दुखद बातों व दमित इच्छाओं का ये भंडार है, जब चाहे ये बाहर निकल जाती है। और तीसरा इन्होंने सिद्धांत दिया अर्धचेतन मन। चेतन व अचेतन मन की अवस्था याद की हुई बातों को अचानक भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना, ये सभी बातें अर्धचेतन मन को प्रदर्शित करती हैं। ये सभी मतलब चेतन और अचेतन मन के बीच की जो अवस्था है, जैसे कई बार हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं, अटक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अभी अभी बात हमारी जीवा पे तो है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही। ये जो अवस्था है, ये सिगमंड फ्राइड के अनुसार अर्धचेतन की अवस्था है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व की संरचना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं बताई है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व की दृष्टि से 3 अवस्थाएं बताई है। पहला उन्होंने बताया है इड, दूसरा बताया है ईगो और तीसरा बताया है सुपर ईगो। इड को इदम, ईगो को अहम और सुपर ईगो को परम अहम कहा जाता है। इदम का मतलब होता है सुखवादी सिद्धांत, इच्छाओं का भंडार ग्रह। अहम का अर्थ होता है वास्तविक सिद्धांत, समायोजन का आधार। व्यक्ति जो है
कई प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेता है, और वो समायोजन करने की जो प्रक्रिया है वो सिगमंड फ्राइड के अनुसार अहम होता है। और परम अहम ये आदर्शवादी सिद्धांत की व्याख्या करता है, आध्यात्मिकता की और ये रुझान देता है। सिगमंड फ्राइड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई है। सिगमंड फ्राइड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई है। मूल प्रवृत्तियां सिगमंड फ्राइड के अनुसार पहली है जीवन, दूसरी है मृत्यु। तो ये ध्यान रखें, सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई है। ये अलग अलग विचारकों के अनुसार अलग अलग हैं, लेकिन सिगमंड फ्राइड के अनुसार ये बहुत ही मोस्ट है। मूल प्रवृत्तियां दो ही है, जीवन और मृत्यु। चौथा उन्होंने सिद्धांत दिया जिसे हम नार्सिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्सिज्म, अर्थात स्वमोह। और पांचवा उन्होंने जो सबसे बड़ा जो सिद्धांत दिया, जिसके बारे में उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी, लेकिन उन्होंने ये सिद्धांत तो दिया और हमें ये अध्ययन भी करना है, ओपिडस और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओपिडस और इलेक्ट्रा ग्रंथि, इससे संबंधित कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ओपिडस ग्रंथि और ओपिडस ग्रंथि, लड़कों में ये प्रश्न पूछा जाता है लड़कियों में कौन सी ग्रंथि होती है, लड़कों में कौन सी ग्रंथि होती है। तो लड़कों में ओपिडस ग्रंथि होती है, इसलिए वो माँ से अधिक प्रेम करते हैं, और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वो अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। तो ये सिगमंड फ्राइड ने सिद्धांत दिया था ओपिडस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का। छठा उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे हम कहते हैं लिबिडो, जिसके बारे में इनको जाना जाता है। लिबिडो का मतलब होता है काम प्रवृत्ति। सिगमंड फ्राइड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और यदि इस प्रवृत्ति का दमन करने की कोई कोशिश करता है या कोशिश होती है या ये दमन हो जाती है, तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के कुसमायोजित होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? काम प्रवृत्ति, लिबिडो, उसका दमन हो जाना। सातवां इन्होंने सिद्धांत दिया शैशव कामुकता। शैशव कामुकता की बात पर सिगमंड फ्राइड और उनके शिष्य जुंग के बीच काफ़ी मतभेद रहे हैं। मतभेद के उपरांत जुंग ने एक अलग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका नाम है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जुंग किसके शिष्य थे? तो जुंग किसके शिष्य थे? सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? विश्लेषणात्मक सिद्धांत। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत, ये मनोलैंगिक सिद्धांत है जिसको हम चर्चा कर रहे हैं। सिगमंड फ्राइड का मानना है कि बालक के विकास पर उसका काम शक्ति का व्यापक प्रभाव पड़ता है। काम शक्ति बालक के अंदर जन्म से ही पाई जाती है, अर्थात ये जन्मजात उसका गुण है। इस स्वरूप भिन्न अवस्थाओं में ये भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग अवस्थाओं में उसके जैसे वो छोटा बच्चा होता है तब उसकी जो काम प्रवृत्ति है वो अलग तरीके की होती है। जब किशोर अवस्था में आ जाता है तो ये उसकी काम प्रवृत्ति अलग हो जाती है, लेकिन ये जन्मजात एक मूल प्रवृत्ति है। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जन्मजात मूल प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी जन्मजात प्रवृत्ति है। जैसे भूख, प्यास, काम, नींद, ये जन्मजात मूल प्रवृत्तियाँ होती है। इस सिद्धांत को 5 अवस्थाओं के आधार पर समझाया गया है। सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में इन्होंने समझाया है। वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहली है मुख्य अवस्था, जो कि 0 से 1 वर्ष तक की होती है। यह इस सिद्धांत की पहली अवस्था है। दूसरी होती है गुदी अवस्था, यह होती है 1 से 3 वर्ष। इस अवस्था में बालक आक्रामक, जिद्दी, अशांत व धारणात्मक होता है। तीसरी अवस्था है लैंगिक अवस्था, 3 से 6 वर्ष। इस अवस्था में लड़कों में ओपिडस और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है, 3 से 6 वर्ष में। चौथी अवस्था है अदृश्य अवस्था, अव्यक्त अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था। जो अदृश्य अवस्था है वो सिगमंड फ्राइड के अनुसार 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों में पाई जाती है।
इस अवस्था में काम शक्ति अदृश्य हो जाती है। ये शरीर के किसी भी भाव में विद्यमान नहीं रहती, किसी भी भाग में विद्यमान नहीं रहती या किसी भी भाव में विद्यमान नहीं रहती, अर्थात काम प्रवृत्ति पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है। और जो अगला जो सिद्धांत है वो है जनेंद्रिय अवस्था। जनेंद्रिय अवस्था ये होती है 12 वर्ष के बाद। इस अवस्था में काम शक्ति का प्रयोग संतानोत्पत्ति हेतु किया जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सिगमंड फ्राइड के मनोवैज्ञानिक के किस सिद्धांत के अनुसार काम शक्ति का प्रयोग संतानोत्पत्ति हेतु किया जाता है? तो वो कौन सा सिद्धांत है? जनेंद्रिय अवस्था। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अब हम पढ़ते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक सिद्धांत के विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आप इस चीज़ को मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसीलिए जीन पियाजे को विकासात्मक सिद्धांत का जनक माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखें, संज्ञानात्मक विकास में गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन इसमें सम्मिलित किया गया है। बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखें, बाल विकास के अंतर्गत केवल किशोरावस्था तक ही अध्ययन किया जाता है। विकास कहाँ से शुरू होता है? गर्भावस्था से। संज्ञान विकास शैशवावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता है। जीन पियाजे ने इस सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा है ना। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा है? 4 अवस्थाओं में। तो पहला जो इन्होंने सिद्धांत दिया है वो संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। इसे 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वह पुस्तकों को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा और स्वाद के माध्यम से इनका ज्ञान ग्रहण करता है। तो दोस्तों, ये संवेदी पेशीय सिद्धांत था और वह छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है 2 वर्ष तक, और इस अवस्था में वस्तु का स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। वस्तु के स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। कई बार वो उन शब्दों को भूल जाता है, कई बार वो उनको याद कर लेता है। तो दोस्तों, MP टेट, UP टेट, C टेट, R टेट सभी के लिए ये वीडियो जो है शुभकर होने वाला है, अच्छा होने वाला है। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और आगे हम जो है जीन पियाजे का दूसरा सिद्धांत पढ़ रहे हैं। शिशु परिवर्तनों का अपने जो परिजनों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। शिशु अपनी परछाई के साथ क्रीड़ा करता है, खेलता है। दूसरा उन्होंने सिद्धांत दिया पूर्व संक्रियात्मक सिद्धांत, जो कि 2 से 7 वर्ष। दोस्तों, हम ये जो विकास का सिद्धांत है, इसका विकास का सिद्धांत पूरा होने के बाद हम इसमें 4 मनोविज्ञान के हमने 50-50 प्रश्नों का जो पूरी एक बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न होते हैं उसका एक पूरा बायोडाटा बनाया है। तो हम उस पर भी जो है वीडियो लेकर के आने वाले हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखें और अपना आंकलन ज़रूर करें। दोस्तों, अगला जो सिद्धांत है वो उन्होंने दिया है पूर्व संक्रियात्मक सिद्धांत अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष पाई जाती है। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौनों से, अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। वे अक्षर लिखना, गिनना, रंगों की पहचान करना,
वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्की भारी वस्तुओं का उसको ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि वे सीख जाता है। लेकिन वह तार्किक चिंतन करने के योग्य नहीं होता। ध्यान रखें, तार्किक चिंतन करने के योग्य नहीं होता, इसलिए उसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है तथा बालक निर्जीव वस्तुओं में और सजीव वस्तुओं का चिंतन करने लगता है। और इस अवस्था में नर्सरी स्कूल एज या पूर्व विद्यालय की आयु के नाम से भी हम जानते हैं। इस अवस्था में शिशु के मित्र तो बनते हैं, लेकिन केवल 1 या 2 इनकी मित्रता क्षणिक होती है, अर्थात ये ज़्यादा उससे लगाव नहीं रखते हैं। इन्होंने तीसरा सिद्धांत दिया है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष तक पाई जाती है। इस स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष होती है, इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। 7 से 12 वर्ष तक वो जो सामने देखता है उसके बारे में ही वो सोचता है। वह अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, उनका वर्गीकरण करना, समानता असमानता बताना, सही बात गलत या उचित अनुचित में भेद करना सीख जाता है। इसीलिए इस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। इस अवस्था में बालक माता पिता से में कम रुचि और शिक्षकों या मित्रों में अधिक रुचि लेने लग जाता है। और इन्होंने जो चौथा और अंतिम जो सिद्धांत दिया उसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह होती है 12 वर्ष के बाद, अर्थात किशोरावस्था में। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने योग्य हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। इस अवस्था में तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, मानसिक अवस्थाओं का पूर्ण विकास हो जाता है। ये सारी की सारी जो अवस्थाएं हैं ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अर्थात किशोरावस्था के अंतर्गत होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसे लाइक करें, और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।